नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो राजपथ और मैं हूं आपके साथ राजपथ में पूजा यादव। शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। और देखिए, लोकसभा चुनाव में अभी 15 महीने का वक्त बाकी है। देश के तमाम राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी सियासी दल रणनीति पर काम करने में जुटे हुए हैं। जनता के बीच नैरेटिव सेट करने की कवायद जारी है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर रहे, कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है। और वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनवरी 2023 को मिशन बिहार का शंखनाद कर चुके हैं और आने वाले 40 में से 26 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी के इस मिशन के पीछे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की बढ़त को रोकने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब चुनावी मोड में आ चुकी हैं। इसका शंखनाद हो चुका है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस। 3 तस्वीरें आपके सामने। जेडीयू की समाधान यात्रा, जेडीयू ने इसकी शुरुआत की। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रही है और एक तरफ बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। और यही एक वजह है कि बीजेपी के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। तो देखिए, मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी रणनीति के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। और मिशन बिहार के तहत बीजेपी जातिगत समीकरण को साधने के लिए उन नेताओं के साथ बैठकें कर रही है जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में मददगार बन सके। इसके लिए ओबीसी नेताओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी समर सज चुका है। हर सियासी दल जनता के बीच जाकर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी मिशन बिहार की रणनीति पर काम कर रही है। नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना के सामने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके लिए बीजेपी बिहार में चिराग पासवान के साथ उपेंद्र कुशवाहा से मीटिंग कर रही है ताकि महागठबंधन की धार को कुंद किया जा सके। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए दिल्ली एम्स में उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि बिहार में गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का साथ छोड़ देंगे। क्या बीजेपी को बिहार में महागठबंधन का दम निकालने में कामयाबी मिल पाएगी? क्या बीजेपी पिछड़ा विरोधी होने का टैग हटाने में सफलता पा सकती है? 2014 और 2019 का रिजल्ट बीजेपी बिहार में दोहरा पाएगी? 2019 में तो बीजेपी को नीतीश कुमार और गठबंधन के साथी जेडीयू का साथ था, जिसमें 40 में से 39 सीटें हासिल हुई थीं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वैसे बीजेपी जातिगत समीकरण को साधने की जुगत में लग गई है, इसीलिए चिराग पासवान के साथ उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की कवायद तेज हो गई। बीजेपी बिहार में गठबंधन पर जोर इसलिए देना चाहती है ताकि महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो क्या जेडीयू के साथ खड़े उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? तो उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा श्री नीतीश कुमार जी भी इधर उधर करते रहे हैं और पलटी मारते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड कहीं न कहीं दिशा विहीन हो गई है, नेतृत्व विहीन हो गई है और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। वैसे सत्ता के लिए नेताओं का पाला बदलने का इतिहास पुराना है, लेकिन सवाल महागठबंधन के जातिगत जनगणना की चाल में फंसी बीजेपी का है। बीजेपी ने जातिगत जनगणना के विरोध में मोर्चा खोला। ऐसे में महागठबंधन ने बीजेपी को पिछड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश की है। तो क्या इसीलिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साथ लाने की कवायद में जुट गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बात का पतंगड़ बताया, लेकिन उन्होंने इशारों ही इशारों में जेडीयू को बीमार बताते हुए इलाज करने की जरूरत बताया। तो जेडीयू पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बड़ी खबर आपको बता रखी है। जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं।
फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। महागठबंधन सरकार में दरार की आशंका और बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं इस वक्त बिहार में डटे हुए हैं, मिशन 2024 की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और जेडीयू भी कहीं ना कहीं बचती हुई दिखाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा पर जेडीयू का बड़ा बयान, जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। अरे भैया कमजोरी दिख रही है, कैसे ही सब लोग एक एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान राजनीतिक तौर पर बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से पहले उनका दिल्ली में जाना, वहां चेकअप कराना, बीजेपी के नेताओं का वहां पर पहुंचना, फिर इन मुलाकातों को बात का बदंगर बताना और उसके बाद में फिर यह कहना कि हमारी पार्टी बीमार है, बीमारी बताएंगे नहीं तो डायग्नोस कैसे होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन में हैं, ये खतरा पैदा कर रहा है करिश्मा की एक बार फिर से बिहार में सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। और यही वजह है कि पूजा बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाना चाह रही है। हालांकि बीजेपी ने पहले भी देखिए दावा यहाँ पे कर लिया था कि ज्यादा दिन तक ये गठबंधन रहने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने पलटू राम भी कह दिया था और ये कहा था कि देखिए किस तरीके से वापस पलट कर आएंगे। हालांकि देखिए सवाल ये है कि बिहार को लेकर बीजेपी इतना ज्यादा आखिर क्यों जोर लगा रही है, इसके पीछे बीजेपी की आखिर क्या मंशा है इस वक्त। देखिए, क्या बीजेपी 2014 की रणनीति पर काम अभी से कर रही है या फिर 2019 जैसा ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ने के लिए विपक्षी दलों की ताकत की काट खोज रही है। इसके लिए देखिए बाकायदा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बिहार की जमीन पर उतरने जा रहे हैं और खबर यह है कि गठबंधन टूटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 4 महीने में तीसरी बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां जेडीयू और आरजेडी के गढ़ में सीमांचल में रैली वो करेंगे। बिहार के दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। खबर यह है कि बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकते हैं। वर्तमान में संजय जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन यहां पर बदलाव की चर्चा जारी है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर सियासत तेज हो गई है। उनकी सत्ता में काबिज होने के चलते उनके विरोधी लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। कुछ महीने पहले ही नीतीश कुमार पर उनकी ही सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने हमला किया था, तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन देखिए अब उनके बगावती तेवर अब भी कम नहीं हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को छोटे कद वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले विधान परिषद के रास्ते सत्ता में पहुंचकर कद वाले लोग, छोटे कद वाले लोग दरअसल सरकार के प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार का कद इतना छोटा है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का नारा लगाकर केंद्र सरकार के आगे भीख मांगते हैं। और सुधाकर सिंह ने याद दिलाया कि 17 साल में उन्होंने 4 बार कुर्सी छोड़ दी और फिर से कुर्सी को पकड़ लिया। 17 साल में 4 बार गठबंधन बदले, लेकिन सीएम पद पर काबिज रहे। देखिए सुधाकर सिंह ने यह कहा कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तो बदलते, लेकिन बिहार की तकदीर आखिर उन्होंने नहीं बदली और उसको लेकर भी अब काफी ज्यादा कयास लगाए जा रखे हैं। और देखिए, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब सियासी शोर सुनाई देने लगा है। 2023 में देखिए 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर आपको बता दें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तैयारी कर रही हैं और लोकसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऐसे में सियासी दल एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कवायदों में वहां पर जुटी हुई है। चुनाव प्रचार पर कांग्रेस ने देखिए अपनी पूरी ताकत भी इस दौरान पूजा पूरी झोंकी हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर इस वक्त सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। देखिए, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनावों को लेकर भी सियासी शोर सुनाई देने लगा है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसको लोकसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसे में सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार पर कांग्रेस ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कहना चाहता हूँ, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। वैसे जनता के बीच सबको जाना है, जनता किसको सिर माथे पर बिठाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन प्रदेश की सुरक्षा संभालने वाले खाकी वर्दी वालों से हिसाब करने की धमकी देना कितना जायज है? कहना चाहता हूँ, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। सवाल हिसाब चुकता करने का नहीं है, बल्कि सवाल तो ये है कि सत्ता से दूर कांग्रेस आखिर कैसे वापसी करेगी। अगले 8 महीनों में कांग्रेस जनता को कितना साध पाएगी, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगी और इसका सबसे पहले हिसाब होगा। कहना चाहता हूँ, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं, जिसको लेकर सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। नेता जगह जगह कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों को लुभाने में जुटे हुए हैं। लेकिन 20 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दे डाली। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है, किसानों और मजदूरों के साथ पुलिस ज्यादती कर रही है, झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 15 महीनों में पूरे प्रदेश की नीति और नीयत बदल कर रख देंगे। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके झूठ और फरेब को प्रदेश की जनता पहचानती है। वैसे 8 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है। जनता के बीच सबको जाना है। जनता किसको मौका देगी और किसको मध्य प्रदेश की गद्दी के किनारे लगाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन उससे पहले सियासी हंगामे का शोर सुनाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, काफी ज्यादा हलचल मध्य प्रदेश में तेज हो चुकी है, तो वहीं कमलनाथ के इस बयान के बाद सियासी हंगामा जारी है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। ये उनकी कुंठा बोल रही है। मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय कर दीजिए। मेरे भाइयों, ध्यान रखना चाहिए। मैं राहुल जी को भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और देखिए, जिन 9 राज्यों में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें से 3 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। तो देखिए, 3 राज्यों में चुनाव की जो घोषणा हुई है उसकी डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। त्रिपुरा में देखिए, खबर यह है कि फरवरी में ये चुनाव होंगे। इसके साथ साथ देखिए, जो सीटें हैं वो भी आपको बता रखी हैं। 60 सीटें, वोटिंग 16 फरवरी को होनी है, नतीजे 2 मार्च को आएंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, बात मेघालय की करें तो उसका भी आपको डिटेल दे दें। सीट यहां पर भी 60 है, जिसमें 27 फरवरी को वोटिंग होनी है और नतीजे जो हैं वो 2 मार्च को आएंगे। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, 3 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चाहे बात नागालैंड की हो, चाहे मेघालय की हो। और बड़ी बात यह है कि
जो नतीजे हैं वो 2 तारीख को होंगे। तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी कि 2024 की जो तैयारी है वो कहां तक पहुंच रही है, और यही वजह है कि इन चुनावों को देखा जा रहा है सेमीफाइनल के तौर पर। वहीं आगे बढ़ते हुए बात अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो की करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के विलिंगटन वाले घर की करीब 13 घंटों तक तलाशी ली गई। छापेमारी में देखिए बाइडेन के घर से 6 गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए। विभाग ने जो बाइडेन के हाथ से लिखे कुछ नोट भी अपने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन आखिर उस डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव से पहले हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर FBI ने तलाशी ली। बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन स्थित पेन बाइडेन सेंटर में उनके पुराने ऑफिस से गोपनीय रिकॉर्ड भी मिले, जिसको लेकर अमेरिका की सियासत में हंगामा जारी है। इसके बाद वकीलों को बाइडेन के विलिंगटन वाले पुस्तकालय से उनके उपराष्ट्रपति के दौरान में कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों का मिलना बाइडेन के लिए ऐसे समय में राजनीतिक जवाबदेही बन गया है, जब वो फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। ये घटना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उतार चढ़ाव भरे कार्यकाल के बाद अपने कार्यकाल को अमेरिकी जनता के सामने बेहतर दिखाने के लिए बाइडेन की कोशिश को नुकसान पहुंचा सकती है। बाइडेन के वकील ने बताया कि जो दस्तावेज बरामद हुए हैं ये उनके सीनेटर और उपराष्ट्रपति होने के दौरान के हैं। कुछ नोट जब वो उपराष्ट्रपति थे तब के हैं। ये पूरी तलाशी लगभग 13 घंटे तक चली, ये जानकारी भी दी गई। वैसे जो बाइडेन के वकील बॉब बाउर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि को बचाने की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को अमेरिका में सत्ताधारी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। फिलहाल बाइडेन के वकील ने हवाला दिया है कि अभी तक कब्जे के लिए दस्तावेजों की जांच नहीं हुई है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाया कि FBI ने जिन दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है उनकी गोपनीयता का स्तर क्या है, ये गोपनीय है भी या नहीं। वैसे सियासत अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रपति के वकील का दावा है कि बाइडेन ने FBI को अपने घर की तलाशी लेने के लिए स्वेच्छा से अनुमति दी है। लेकिन अमेरिका की राजनीति में सियासत गोपनीय दस्तावेजों को लेकर है। आरोप यह है कि बाइडेन ने उपराष्ट्रपति रहते हुए दस्तावेजों को गायब किया था। आमतौर पर गोपनीय दस्तावेजों को 25 साल के बाद ही सार्वजनिक किया जाता है। कुछ अपेक्षाकृत और भी ज्यादा समय तक के लिए गोपनीय रखे जाते हैं। जहां तक बात बाइडेन की है, बाइडेन 1973 से 2009 तक सीनेटर के तौर पर कार्यरत रहे। वैसे ये पहली बार नहीं है। इससे पहले ट्रंप 2021 की शुरुआत में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद गोपनीय दस्तावेजों को अपने साथ ले गए थे। उन्होंने सरकार के अनुरोध के बावजूद महीनों तक नहीं लौटाया, जिसके बाद एजेंसी को तलाशी वारंट निकालकर कार्रवाई करनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश भर को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा वॉल्कर केस में अब दिल्ली पुलिस जल्दी आरोपी आफ्ताब अमीन पुनावाला के खिलाफ दाखिल कर सकती है FIR। ऐसी खबरें हैं और उसको लेकर जांच अब और आगे बढ़ाई जा सकती है। देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में 3000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो ड्राफ्ट कर ली है। आफ्ताब को पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर उसकी हत्या कर उसके शव के जो टुकड़े थे उनको ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्यार के इंतकाम की इस वारदात ने देश भर को हिलाकर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी खौफनाक वारदात से भी लोगों का वास्ता पड़ेगा, लेकिन सच मानिए तो आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर का पहले गला घोंट दिया और फिर उसके ही शव को टुकड़ों में काट दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 100 गवाहों के साथ 3000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट तैयार की है। इस चार्जशीट में फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का आधार बनाया गया है। खबर है कि दिल्ली पुलिस जनवरी के अंत तक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की चार्जशीट पूरी तैयार कर ली है। दरअसल इस वक्त श्रद्धा हत्याकांड की चार्जशीट उनके कानूनी विशेषज्ञों के पास है, जो जल्द ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में कोर्ट में सबमिट की जा सकती है, जिसमें 4 जनवरी को दिल्ली के महरौली के जंगलों से बरामद हुई हड्डियों की DNA रिपोर्ट से लेकर तमाम रिपोर्टें शामिल हैं, जिससे ये साबित होगा कि श्रद्धा वॉकर की हत्या हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। श्रद्धा की हत्या के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ और शव के टुकड़ों को कहां-कहां ठिकाने लगाया, इस बात को उगलवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने तकनीकी मदद भी ली, जिसके बाद पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की है।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के तमाम सबूतों को एक साथ कोर्ट में पेश करेगी, जिसमें से 100 गवाह की गवाही होगी और आफ्ताब का कबूलनामा भी उसके साथ में संलिग्न होगा। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में एफएसएल की रिपोर्ट, लाई डिटेक्टेड टेस्ट की रिपोर्ट और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी एक साथ संलिप्त करे हैं, जो कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार आफ्ताब का कबूलनामा कोर्ट में वैलिड नहीं होगा। ये बात सच है कि पुलिस ने आफ्ताब से राज उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लिया, जिसका कोर्ट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस के सामने श्रद्धा की हत्या को साबित करने के लिए ठोस सबूतों को जुटाना होगा। अगर दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर पाती तो श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को कानूनी मदद मिलते ही बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच बड़ी खबर कौशाम्बी से, झाड़ फूक के बहाने कराया जा रहा धर्मांतरण। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई है। धर्म बदलने पर अब आपको बता दें कि 20 से 30 हजार रुपए दिए जाते हैं और धर्मांतरण कराया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। इसको लेकर कई ऐसे हम ये कह सकते कानून बनाए गए। खास तौर से पूजा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खास तौर से इस पे कार्रवाई करने की भी बात कही, लेकिन उसके बाद भी धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का ये जो खेल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईसाई मशीनरी पर इस तरीके के आरोप इससे पहले भी लगते रहे और कई बार ऐसे खुलासे भी हुए। प्रयागराज के भी ईसाई मशीनरी पर धर्म परिवर्तन का आरोप है। पिपरी थाने के मोहम्मदपुर गांव का ये इस बार पूरा मामला है, जहां पर हिंदू जागरण मंच ने इस धर्मांतरण मामले को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कौशाम्बी से बड़ी खबर है, धर्म बदलने पर यहाँ 1000 रुपए भी दिए जाते हैं। तो बड़ी खबर, प्रयागराज की ईसाई मशीनरी पर यह बड़ा आरोप, हिंदू जागरण मंच ने आपत्ति जताई है। और देखिए एक बार फिर से ये पूरा खेल धड़ल्ले से चल रहा है। पूरे मामले में जो ये इलाहाबाद की जो ईसाई मशीनरियां हैं, जो ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं, उनकी ये साजिश है बिलाल की। इन्होंने पूरा यहाँ पे पैसा लगाया हुआ, जो लोग ईसाई धर्म स्वीकार करने की बात करते हैं उनको 20,000 रुपये 30,000 रुपये दिया जा रहा है। और आज ये लोगों को मतलब अंधविश्वास के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ईसाई बना रहे हैं। इसकी शिकायत हमने एसपी साहब से किया है और इस पर कार्रवाई होने हिंदू जागरण मंच पूरे जिले में सड़क पर उतर के अपना विरोध दर्ज कराएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ की। दरअसल सीजेआई ने एक समारोह के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया था। बिल्कुल, देखिए इस दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बात की उन्होंने। इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया। साथ ही साथ फैसलों के अनुवाद के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के संकेत दिए। वहीं सीजीआई के सोच को शानदार बताते हुए पीएम मोदी ने इसे प्रशंसनीय सोच बताया। पीएम मोदी ने देखिए बकायदा ट्वीट किया और लिखा कि इससे खास तौर पर युवाओं को मदद मिलेगी। और ये देखिए ट्वीट आपको दिखा रखी हैं। एट द रिसेंट फंक्शन ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि स्पोक द नीड टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज, यानी कि अलग अलग भाषाओं में जो जजमेंट है उसको यहाँ पे दिया जाए। और जो उन्होंने सजेशन दिए हैं वो खास तौर से युवाओं के लिए काफी ज्यादा मददगार हैं। उन्होंने तारीफ करते हुए ये ट्वीट किया है। देखिए जजमेंट्स अगर उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे तो ये उनके लिए पढ़ने में आसानी होगी और किसी भी केस स्टडी में उनको बहुत ही आसानी होगी। ये उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए और अगला कार्यक्रम जरूर देखिएगा हमारा।